Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. After doing the concepts of law of supply, change in supply and change in quantity supplied, today we will be discussing the topic price elasticity of supply. फिर से मैं कहूंगी कि ये टॉपिक जिस तरह से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या बता रखा है, यानी कि पूर्ति की लोच मापने की हमें कौन कौन सी विधियां बता रखी हैं, पूर्ति की लोच होती क्या है, ये लेट्स स्टडी। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो मैंने ये मीनिंग इसलिए लिखा है ताकि आपको जब हम फर्स्ट मेथड पढ़ें विच इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तब आपको इसी लाइन के जरिए फॉर्मूला समझ में आ जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला यूज किया गया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई में या क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें अगर, तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आ रहा है। अगर कीमत 1 रुपया बढ़ी तो सप्लायर ने क्वांटिटी सप्लाइड कितनी इंक्रीज की, या कीमत अगर 1 रुपया कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी डिक्रीज हुई। इसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। जब इसे मेजर किया जाएगा कि कितना परसेंट का चेंज आ रहा है तो दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसलिए आपको देखने में ही फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, पता चल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को न्यूमरेटर में रखना है और जो ये नीचे होता है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, उसमें आपने क्या रखना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको क्लियर हो गया। देखो इस चैप्टर में हमें डायरेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही दिया हुआ है, क्योंकि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में डिफरेंट टाइप्स तो समझी थी कि एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, एक इनकम इलास्टिसिटी होती है, एक क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, लेकिन वहां पर भी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही थी। तो यहाँ पर हमें उसी के ऑपोजिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही डायरेक्टली बताई हुई है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक हल्का सा डिफरेंस देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से ही एक बार हमें यहाँ पर एक हल्का सा डिफरेंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के बीच में बता रखा है। देखो लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट सेशन अटेंड किया है, हमने उसमें ये पढ़ा था कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, यही पढ़ा था ना। तो इसमें हमने ये एरो वाले जो इफेक्ट देखे वो क्या था, दैट वाज दी डायरेक्शनल चेंज। तो लॉ ऑफ सप्लाई तो ये बताती है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दिशा में, किस दिशा में बदलाव आ रहा है। लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमें क्या सिग्निफाई कर रही है या वो हमें क्या बता रही है, वो हमें प्रोपोर्शनेट चेंज बता रही है। दैट मीन्स वो हमें एक न्यूमेरिकली फैक्ट्स या फिगर्स में बता रही है कि कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें ये बताती है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। मैं फिर से कहूंगी कि अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर क्लियर है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली वो भी जरूर रेफर कीजिए अगर आपने अभी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं क्लियर किया हुआ तो। देखिए मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फर्स्ट मेथड जो है वो है परसेंटेज
या प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसे प्रतिशत या अनुपातिक विधि कहा जाता है। बहुत ही आसान, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, elasticity of supply of a commodity is the ratio of percentage change in quantity supplied and percentage change in price। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो मीनिंग मैंने आपको यहाँ ये समझाया था इससे कुछ अलग है, वही है ना, सेम। तो इसीलिए देखो, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर क्रिएट कर कर बताया था, बिल्कुल वही यहाँ आपको लिखा गया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर आ गया। अब जैसे हमने डिमांड के केस में समझा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, उससे भी पहले देखो एक बात और बताना चाहूंगी। देखो, हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ये ईडी पढ़ा था, तो हमने इस तरह का कुछ फॉर्मूला लिखा था जो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई की जगह पर डिमांड था और नीचे यही था परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन उसमें हम यहाँ एक नेगेटिव का साइन यूज करते थे। क्यों? क्योंकि रीजन हमने ये बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना, नेगेटिव डायरेक्शनल चेंज आता है, ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज आता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन यूज हुआ था। लेकिन एज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, देयरफॉर नो नेगेटिव साइन इज यूज्ड इन दी फॉर्मूला। तो मुझे लगता है समझ में आ गया आपको कि ये कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है। अब समझते हैं ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बेसिस पर किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये फॉर्मूला उभर कर आता है। देखो, बहुत ही आसान है। आप देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, एक Q है, एक Q1 है। मान लो Q जो है वो पहले 10 थी, Q1 मतलब नई क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ गया तो वो हमारे पास 12 आ गई, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें चेंज कितना है, डेल्टा Q, ये जो ट्राइंगल बना होता है इसे डेल्टा बोला जाता है, जो कि चेंज की फॉर्म में रीड किया जाता है। तो डेल्टा Q कितना आया, डेल्टा Q आएगा Q1 माइनस Q, यानी कि 12 माइनस 10 कितना आया, 2। अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Q अपॉन जो बेसिक वैल्यू होती है हम वो नीचे लिखते हैं ताकि परसेंटेज कैलकुलेट करी जा सके कि इसके मुकाबले कितने परसेंट का चेंज आया है। तो हमारी परसेंटेज की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्जन होगी इस चीज की, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट हमने जब प्राइस के लिए कैलकुलेशन करनी है तब भी होगा कि पहले प्राइस क्या है और नया प्राइस क्या है। मान लो अगर वो कुछ इस तरह का है तो डेल्टा P कितना आ गया, P1 माइनस P1, ठीक है, 6 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 1। तो अब यहाँ पर इसे भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, डेल्टा Q कितना था, 2, Q कितना था, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, डेल्टा P कितना है, 1 और P कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये उभर के आ गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो मैथ्स में करते होते हैं ना कि जो तो कटता है उसे काट लो, नहीं तो अदरवाइज ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो देखो 2/10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/5 है वो क्या हो गया, 5/1। अब बहुत ही ध्यान से देखना, देखो 2/10 तो वैसा ही रहा, 2/10 क्या था, डेल्टा Q अपॉन Q, तो ये रहा डेल्टा Q और ये रहा Q, ये वैसे ही है ना फ्रैक्शनल रिलेशनशिप की, ये ऊपर है और ये नीचे है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये 1 क्या था, ये डेल्टा P था, ये यहाँ तो ऊपर था लेकिन जब मैंने जंबल कर दिया तो ये नीचे चला गया, तो इसका मतलब डेल्टा P नीचे है, ये देखो ये रहा नीचे, और 1 जो कि ये 5 जो कि P था
वो ऊपर चला गया, तो ये देखो P ये रहा ऊपर, तो इसलिए इस तरह से ये फॉर्मूला उभर कर आ जाता है। और अगर हमें कैलकुलेशंस करनी हो तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस होंगी। और इस केस में जो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल प्रेजेंट की साइड बाय साइड, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES1 के बराबर आ जाएगी, मतलब यूनिटरी इलास्टिक आ जाएगी। जैसे हमने डिमांड के केस में समझा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे कुछ क्वेश्चंस, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और वैसे भी ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है जो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में समझा था, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर हम कहें तो दैट इज जियोमेट्रिक मेथड, जिसे ज्यामितीय विधि कहा जाता है। इस मेथड को पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। अब देखो इस मेथड के अकॉर्डिंगली है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन from where the supply curve originates. This is very very important कि जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ से उभर कर आ रहा है, कौन सी एक्सिस से बनकर आ रहा है, या क्या वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसे हम ग्राफ में 0 से डिनोट करते होते हैं, क्या वो वहां से उभर कर आ रहा है। तो जहां से ओरिजिनेट हो रहा होगा सप्लाई कर्व, उससे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड एट एनी गिवन पॉइंट इन दी सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व के किसी भी पॉइंट्स पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो कितनी होगी। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा या किस तरह से समझा जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो, वैसे तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो मेन सिचुएशंस पॉपुलर हैं वो 3 ही हैं, लेकिन फिर भी हम जो 2 और हैं, अगर आपको याद हो तो हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जो कि 5 थी। एक थी यूनिटरी इलास्टिक, एक थी लेस देन इलास्टिक, एक थी मोर देन इलास्टिक, एक थी हमने पढ़ी परफेक्टली इलास्टिक, और एक थी हमने इन इलास्टिक डिमांड पढ़ी। बिल्कुल उसी तरीके से देखो, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक को नहीं, जो रेस्ट 3 है यानी कि यूनिटरी इलास्टिक वाली, लेस देन इलास्टिक वाली और मोर देन इलास्टिक वाली, ये 3 केसेस जो हैं उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है पहले। तो देखते हैं कि पहली सिचुएशन हमें क्या कहती है। बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होती है तो देखते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व कहाँ से ओरिजिनेट होता है। आपको दिख रहा है ना आपको कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर जब भी हमारा सप्लाई कर्व ये 0 पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, उसे हम बोलेंगे कि ये इस केस में जो सप्लाई है वो यूनिटरी इलास्टिक है। अब ये क्यों होगी, देखो जब ये कंडीशन होगी ना, उस वक्त ये सप्लाई कर्व यहाँ से ओरिजिनेट होगा। कैसे, मान लो पहले प्राइस यहाँ P1 और क्वांटिटी X एक्सिस पर Q1 यहाँ थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये डेल्टा मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है कि इसे चेंज पढ़ना है। तो चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो दिस इज द चेंज। देखो जितना चेंज आपको देखने में ही पता चल रहा है कि जितना चेंज मैंने यहाँ पर P1 से P2 में किया है, बिल्कुल उतना ही चेंज आपको यहाँ पर Q1 और Q2 में दिख रहा है। तो जब ये चेंज सेम होगा, हमेशा हमारा सप्लाई कर्व जो अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ हमें दिखेगा। तो इसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 1 कहा जाएगा, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहा जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड सिचुएशन है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 यानी कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, तो हमारा सप्लाई कर्व कहाँ से ओरिजिनेट होगा। देखो तब ये स्टार्ट होगा y एक्सिस से। कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो आप मोर देन वाला कंसेप्ट बना लो
कि मोर देन वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में, जितना चेंज हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, हमने यही पढ़ा है ना कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो तो उसकी वजह से कितना चेंज हमें क्वांटिटी सप्लाइड में देखने को मिलता है। ये हमने अभी अभी अर्लियर फर्स्ट मेथड से समझा था। हमने बेसिक मीनिंग भी तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यही समझा था ना, तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस मेथड में हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की जगह पर ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं ना, डायग्रामेटिक मैनर में प्रेजेंटेशन हो रही है ना। तो यहां पर क्या होगा, आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करो कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में उससे ज्यादा का चेंज आ रहा है। देखो ये मार्जिन देखो कितना है और ये मार्जिन देखो कितना है। जब आप इस तरह से ये लाइंस, ये पॉइंट्स जोड़ लोगे और इन पॉइंट्स पर, अब फिर से देखो, हमने अभी अभी इस पॉइंट की, ज्योमेट्रिक मेथड वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट पर हम मेजर कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स बने थे, मैंने जब कर्व बनाया तो कर्व वाई एक्सिस से ओरिजिनेट होता हुआ दिखा। तो यहां पर हमें पता चला कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1 है, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। इसे हम सिंपली इलास्टिक डिमांड भी, इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो जो थर्ड केस है वो हमारे पास है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक वाला। अब इसमें क्या है, देखो एक में समझा बराबर का चेंज है, एक में समझा क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया। तो अब आप ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बना सकते हो कि इसमें कम चेंज आ रहा है। तो देखो आपको देखने में फिर से पता चल रहा है कि प्राइस में ज्यादा चेंज है, देखो गैप कितना है, लेकिन क्वांटिटी में कम चेंज है, तो गैप कम है ना। तो अब इन पॉइंट्स पर, जो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स बने थे, या एक ही पॉइंट पर भी आप बना सकते हो, तो आप अगर बनाओगे तो देखो, क्योंकि लेकिन हमें चेंज शो करना है तो इसलिए हमें दो बनाने पड़ेंगे। आप अब यहाँ पर अगर सप्लाई कर्व बनाओगे तो देखो आपका सप्लाई कर्व कौन सी एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जब यहां से स्टार्ट हो तो वो इक्वल टू 1 है, जब वाई एक्सिस से स्टार्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। जब एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है सप्लाई कर्व तो हम उसे बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब देखो दो ऐसे केस हैं जिसमें एक बार कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है, एक बार वाई एक्सिस से बन रहा है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। तो देखते हैं कि वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज सिचुएशंस, दी टू अदर सिचुएशंस विच कैन बी कवर्ड, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि ज्यादा पॉपुलर वो तीन ही हैं, तो जो कवर की जा सकती हैं वो कौन सी है। देखो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा में हमारे पास, या जिसे मैं 4th नंबर पे अगर कवर करूं, तो वो है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या बनेगा, अब यहां पर जीरो मतलब प्राइस में चेंज तो हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखो प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस P1 से P2 हो रहा है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड वहीं की वहीं है, उसी पॉइंट पर है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस केस में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 के बराबर है। अब आप कहोगे कि इसकी कोई एग्जाम्पल, तो इसकी वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसे हम वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के केस में कंसीडर कर सकते हैं। जब हम टाइम होराइजन्स वाला कंसेप्ट करेंगे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। देखो सिंपल सी एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी। एक सब्जी वाला सब्जी मंडी से जाकर सब्जियां लेकर आता है और देन आगे डोर टू डोर सप्लाई करता है, ठीक है, गलियों में जाकर सेल करता है। तो वहां पर उसके पास जितना उसके पास अवेलेबल है वो उसी के अकॉर्डिंगली सेल कर सकता है ना।
वो चाहे तो सुबह सुबह जब फ्रेश सब्जियां लेकर आया है तो दाम हाई रखकर सेल कर सकता है, जब उसके पास उसे लगे कि टाइम ज्यादा बीत रहा है, पेरिशेबल आइटम्स हैं, खराब हो सकती हैं, तो वो प्राइस थोड़ा सा कम कर कर भी सेल कर सकता है या ज्यादा बढ़ाकर भी सेल कर सकता है। जो भी सिचुएशन है उसके साथ वो देख सकता है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर भी कई बार प्राइसेस चेंज होते हैं, ये आपको पता है। क्या वो प्राइस बढ़ा तो क्या वो अपने पास जो स्टॉक अवेलेबल है सब्जी का वो बढ़ा सकता है? उस वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में तो नहीं बढ़ा सकता ना। तो उस केस में जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, वो जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की सिचुएशन शो कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं सबसे लास्ट में एक और छोटा सा कंसेप्ट विच इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट कैसे है? इस केस में क्या होगा, प्राइस में हल्का सा भी चेंज आने पर हमें क्वांटिटी में अनंत चेंज देखने को हमें क्वांटिटी सप्लाइड में अनंत चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये सिचुएशन हमें बेसिकली लॉन्ग रन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस केस में फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारी कंडीशंस जो हैं वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आए तो वो उसके अकॉर्डिंगली अनंत चेंज लेकर आ सकता है क्वांटिटी सप्लाइड में। अगर हल्का सा प्राइस बढ़े तो वो ज्यादा सप्लाई कर सकता है, अगर हल्का सा प्राइस कम हो तो वो बिल्कुल ही सप्लाई की क्वांटिटी को रोक भी सकता है। ठीक है, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ये फिर से मैं कहूंगी कि डिपेंड करता है कि जैसे वो तो पेरिशेबल आइटम्स के केस में था, उसे तो सेल करना ही पड़ेगा अवेलेबल स्टॉक के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पर वो एकदम से सारी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं कर सकता। पेरिशेबल आइटम्स है, खराब हो जाएंगे, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कौन सी गुड है या कौन सी आइटम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर चेंजेस लेकर आए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा सेशन रहा, जिसमें हमने वेरियस डिग्रीज, मैं कहूंगी एक तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझी। हमने लेस देन यूनिटरी इलास्टिक समझा, मोर देन समझा, देन उसके बाद हमने इक्वल टू 1 वाला भी कंसेप्ट समझा। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 2 अदर सिचुएशंस हमने स्टडी की हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।